दक्षिण हाथ का और फ्लेमिंग का दक्षिण हाथ के नियम में फ्लेमिंग में बता रहा था कि अपने दाहिने हाथ को हमें इस प्रकार फैलाना है कि तर्जनी और मध्यमा अंगूठे तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत होने चाहिए। अगर तीनों लंबवत है तो मध्यमा तो हमारे एक दूसरे के लंबवत, तो तर्जनी हमारे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। ये वाली तर्जनी हमारी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। तो अंगूठा चालक की दिशा बता रहा है, और अंगूठा किसकी बता रहा है, चालक की दिशा बताएगा। मतलब चालक की दिशा किसकी ओर है, तो मध्यमा क्या बताएगा, विद्युत धारा की दिशा बताएगी। क्या बताएगी, विद्युत धारा की दिशा बताएगी। ये हमारी बताएगी, ये क्या बताएगी, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी, और अंगूठा हमारे पास में बल की दिशा बताएगा। किसकी दिशा बताएगा, बल की। और ये दिशा किसकी बताएगी, जो मध्यमा है वो बताएगी हमारे पास में किसकी दिशा बताएगी, विद्युत धारा की, आई की दिशा बताती है। और मैं लिख देता हूं अपने दाहिने हाथ की, अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा, तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को किस प्रकार फैलाए, फैलाए कि तीनों ही एक दूसरे के परस्पर लंबवत हो। परस्पर कैसे हो, लंबवत हो। यदि तर्जनी क्या बताएगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा अंगूठा बल की दिशा, तो हमारे पास में मध्यमा क्या बनेगा, मध्यमा चालक में प्रवाहित धारा की दिशा को दर्शाती है। क्या है, हमने पहले मैं इसका डायग्राम ये भी आपके बता देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास में एक उंगली ये होगी, एक ये होगी, एक ये होगी, ये तीनों एक दूसरे की क्या हो रही है, लंबवत हो रही है। तो ये हमारे बताएगा प्रेरित विद्युत धारा, यहाँ धारा कह सकते हैं, विद्युत धारा। और ये क्या बताएगी, बल की दिशा। और ये हमारे पास में क्या बताएगा, आप बताओगे, चुंबकीय क्षेत्र बताएगा। क्या बता देगा, चुंबकीय क्षेत्र कौन से बता देंगे, तो आपको मैं बता देता हूँ कौन से बताएंगे। अपने दाहिने हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को इस प्रकार फैलाना है कि तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत, मतलब 90 के पर होने चाहिए। इस प्रकार फैलाए तीनों एक दूसरे के परस्पर लंबवत। तो यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र बताएगी, हमारे पास में चुंबकीय क्षेत्र कौन सी बता रही है, तर्जनी। ये तर्जनी हमारे पास में अंगुली कौन सी है, तर्जनी, जो क्या बता रही है, चुंबकीय क्षेत्र बता रही है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या बता, अंगूठा बल की दिशा बता रहा है। ये हमारे पास में क्या है, अंगूठा क्या बता रहा है, बल की दिशा। तो हमारी जो मध्यमा है, ये मध्यमा बताएगी प्रवाहित धारा। क्या बताएगी, प्रवाहित धारा को बताती है। प्रवाहित धारा को कौन बता रहा है, मध्यमा। ये हमारे पास में किसका नियम है, फ्लेमिंग का दक्षिण हाथ का नियम है। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार वो बता रहा है कि हमारे पास में मध्यमा, तर्जनी, अंगूठे तीनों को इस प्रकार फैलाए कि एक दूसरे के क्या हो, लंबवत होने चाहिए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है तो अंगूठा बल की दिशा बताएगा। अगर अंगूठा बल की दिशा बता रहा है तो हमारी मध्यमा क्या बताएगी, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा को बताता है। फ्लेमिंग का हमने दाएं हाथ का नियम पढ़ लिया। इसके आगे अब हम पढ़ेंगे ये नियम किस पर आधारित था, कैसे आता है ये नियम, ठीक है। हेडिंग लगा लेना, ये नियम क्या, इसी नियम के बारे में और बता रहा हूँ, ठीक है। फ्लेमिंग के नियम की मैंने हमने ये जो लिखेंगे वो इसी के अंदर ही लिखना है। ये नहीं, ये
नियम। ये नियम किस पर आधारित है? एक नंबर आप लगा कर लिख लेना, जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है। जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो आप बताओगे फ्लेमिंग का डायआर्क का, ठीक है। सिद्धांत पर सिद्धांत है जनरेटर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत है कौन सा? फ्लेमिंग का डायआर्क का नियम। और 2 नंबर आप लिखोगे, 2 नंबर क्या लिखोगे कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में काम आता है। ये काम कहाँ आता है? प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में काम आता है। ज्ञात करने में काम, हमने प्रेरित विद्युत धारा पहले पढ़ ली है और अब प्रेरित विद्युत धारा दिशा किस सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं? तो आप बताओगे फ्लेमिंग के डायआर्क के नियम से प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में काम आता है। और इसके आगे हम लिखेंगे, ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है। इसके आगे हमारे पास आता है प्रत्यावर्ती धारा। क्या आता है? प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा नहीं हटेंगे। अब फ्लेमिंग का डायआर्क का नियम पूरा हो गया। नियम किस पर आधारित है? जनरेटर के सिद्धांत पर। दूसरा है कहां पर काम आता है? आप बताओगे कि हमारे प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में काम आता है। जो विद्युत धारा समान समय में अंतराल के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहेंगे। प्रत्यावर्ती धारा किसे कहेंगे? समान समय अंतराल के बाद में अपनी दिशा को क्या कर लेती है? बदल लेती है, तो उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। जो विद्युत धारा समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है। क्या कर लेती है? परिवर्तित कर लेती है, उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। हाँ, आपको मुझे एक आधे नंबर में क्वेश्चन आ गया कि प्रत्यावर्ती धारा किसे कहते हैं? तो आप बताओ जो विद्युत धारा समान समय में, समय तो हमारे पास समान होना चाहिए और उसके अंतराल के बाद में तो वो अपनी दिशा को क्या कर लेती है? परिवर्तन, मतलब बदल देती है अपनी दिशा को, उसे हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। भारत में विद्युत धारा का कितने समय के बाद में परिवर्तित होती रहती है वो भी अभी हम बता देंगे। हाँ, क्या है भारत में विद्युत धारा? भारत में विद्युत धारा हर 1/100 सेकंड के बाद 100 सेकंड के बाद अपनी दिशा क्या कर लेती है? अपनी दिशा उत्क्रमित कर लेती है। अब हमने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा और उसमें पढ़ा है प्रत्यावर्ती धारा किसे कहेंगे? मतलब समान समय अंतराल के बाद में अपनी दिशा को बदलना प्रत्यावर्ती धारा को बोला जाता है। लेकिन भारत में आता है सेकंड का 1/100 भाग, उसके बाद अपनी दिशा क्या कर लेती है? उत्क्रमित, मतलब ऑटोमेटिक बदल देती है। पूरे 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 1 सेकंड का 1/100 भाग के बाद में अपनी दिशा बदल लेती है। और समय अंतराल कैसे इसका ज्ञात करेंगे मैं भी आपको बताऊंगा। समय अंतराल जैसे हमारे पास में क्या था? 1/100 प्लस में लिखेंगे 1/100 तो बराबर में हो जाएगा 1/50 सेकंड, 1/50 सेकंड। और अगर इसकी आवर्ती निकालनी, क्या निकालनी है? ये समय अंतराल है, आवर्ती निकालनी है तो आवर्ती बराबर होता है 1/समय अंतराल। अगर विद्युत धारा की आवर्ती निकालनी तो आप सूत्र लगाओगे 1/समय अंतराल। और हमारे पास में एक तो यहाँ लिख दिया और समय अंतराल क्या दिया हुआ है तो आप बताओगे 1/50 जो अभी हमने
निकाला, ये समय अंतराल है। तो ये अगर सिद्ध करेंगे तो ये हो जाएंगे 50 28, क्योंकि आवृत्ति किसमें होती है, 28 में होती है। ये कहां चला जाएगा, 50 ऊपर चला जाएगा और 50 में 1 का भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अरे ऐसे नहीं कर सकते आप, ऐसे कर दो 1/50 है, ये कहां चला जाता है, ऊपर चला जाता है 50/1, तो गिरावट में क्या बचेगा 50, जो मैंने लिखा है। आवृत्ति किसमें आती है, 18 में, तो 18 लिख दिए जो इसका मात्रक है। हाँ, प्रत्यावर्ती धारा के लाभ, अब हेडिंग हमारी क्या है, प्रत्यावर्ती धारा के लाभ। भाई लाभ हमारे पास में क्या क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा के लाभ। डायरेक्ट में लिख रहा हूँ लाभ, आप लिख सकते हो हेडिंग में प्रत्यावर्ती धारा के लाभ। प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा से प्रेषित किया जा सकता है। मतलब प्रत्यावर्ती धारा को दूर तक बिना कोई ऊर्जा खर्च किए हुए आगे प्रेषित किया जा सकता है। प्रत्यावर्ती धारा को सुदूर स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा, स्थानों पर बिना अधिक ऊर्जा से का मतलब क्या था, हानि से के प्रेषित किया जा सकता है, प्रेषित किया जा सकता है, प्रेषित किया जा सकता है। एक बार मैं इसके साथ इसकी हानि भी लिख देता हूं, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक हानि भी इसकी लिख देना, प्रत्यावर्ती धारा की हानि। तो हानि में क्या है, प्रत्यावर्ती धारा को संचित नहीं कर सकते, मतलब इकट्ठी नहीं कर सकते, संचित नहीं कर सकते या नहीं किया जा सकता, नहीं कर सकते। प्रत्यावर्ती धारा को हम संचित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे आता है डिस्ट धारा। क्या आता है, डिस्ट धारा। डिस्ट जैसे प्रत्यावर्ती धारा बढ़ा वैसे के वैसे डिस्ट धारा भी है। डिस्ट धारा कहां पर काम आती है, बहुत बता रहे हैं। डिस्ट धारा जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तन नहीं करती है, उसे हम कौन सी धारा कहेंगे, डिस्ट धारा। अगर प्रत्यावर्ती होगी तो दिशा अपनी परिवर्तन करेगी, लेकिन डिस्ट धारा आ जाएगी तो अपनी दिशा परिवर्तन नहीं करेगी। जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तन नहीं करता है, जो विद्युत धारा अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करती, उसे कौन सी धारा कहेंगे, उसे डिस्ट धारा कहते हैं। आपको याद रखना, प्रत्यावर्ती पूछे तो वो दिशा परिवर्तन कर सकती है, लेकिन डिस्ट धारा वो अपनी दिशा को परिवर्तन नहीं कर सकती है, ठीक है। डिस्ट धारा को संचित कर सकते हैं, और डिस्ट धारा को हम क्या कर सकते हैं, मतलब इकट्ठा कर सकते हैं। डिस्ट धारा को संचित कर सकते हैं, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा को हम संचित नहीं कर सकते, और डिस्ट धारा को संचित कर सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा की दिशा बदल जा सकती है, लेकिन डिस्ट धारा की दिशा नहीं बदलती है। इसके नीचे सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का सुदूर स्थानों पर प्रेषित करने में ऊर्जा का सेव कैसे होता है, ज्यादा होगा। क्या होगा, ज्यादा होता है, मतलब इसको दूर तक स्थान ले जाने में ऊर्जा से ज्यादा होगी, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में हमें पता है सुदूर स्थानों पर ले जाने में ऊर्जा का सेव होता है, वो कैसा होता था, कम ही होता था। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ये स्रोत मतलब हमें कहाँ से प्राप्त हो सकती है, स्रोत क्या क्या है डिस्ट धारा के, जैसे सेल है, बैटरी है, और संग्रह का सेल। यहाँ से हम इसका स्रोत हमें प्रत्यावर्ती धारा नहीं, डिस्ट धारा हमें मिलती है। अब घरेलू विद्युत परिपथ, ठीक है, ये होगी हमारी डिस्ट धारा पूरी। पहले हमने पढ़ी प्रत्यावर्ती धारा, और
इसके आगे आ रहा हमारा क्या आ रहा है? घरेलू विद्युत परिपथ। हाँ, घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ। हमारे घरों में जो विद्युत धारा आती है वो कौन से घरों में आती है, इसकी वोल्टता कितनी होती है और किसे कहते हैं? तो ये 3 प्रकार की तारों का प्रयोग में लाई जाती है। घरेलू परिपथ के लिए हम 3 प्रकार की तारों का प्रयोग में लाते हैं। 3 प्रकार की तारों का प्रयोग में लाई जाती है। 3 प्रकार की तारों प्रयोग में लाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। घरेलू परिपथ में हम 3 प्रकार की तारों का प्रयोग में लाते हैं। वैसे आपने तो देखा होगा सिर्फ 2 ही होती है, लेकिन 2 तारे नहीं लाते। कितनी लाते हैं? 3 तारों का प्रयोग में लाई जाती है। तो 3 कौन कौन सी मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें से कौन सी। पहली 1 नंबर विद्युत में, विद्युत में। हाँ, ये कैसे होती है वो भी अब बता देंगे। विद्युत में तार जो कैसी होती है? धनात्मक होती है, धनात्मक। और जिसे लाल विद्युत होती आवरण चढ़ा होगा, इसके ऊपर कैसा होगा? लाल विद्युत रोधी आवरण। जो हमारे पास में रेड कलर की तार आती है उसके ऊपर आवरण चढ़ा होगा, वो तो हमारी कैसी होती है? धनात्मक, लाल विद्युत रोधी आवरण, आवरण चढ़ा होगा। अगर जिसके ऊपर लाल रंग का आवरण चढ़ा होगा वो कैसी होती है? धनात्मक, जिसे विद्युत में कहते हैं, विद्युत में। और 2 नंबर वाली कौन होती है? 2 नंबर वाली उदासीनता। कैसी होती है? उदासीनता। उदासीन होती है वो कैसी हो जाएगी? ऋणात्मक, उदासीनता हो जाएगी वो ऋणात्मक। और इस पर कैसा आवरण होगा? काला विद्युत रोधी। कैसा हो जाएगा? काला विद्युत रोधी आवरण। अब ये 2 तो हमने रोज घरों में देखी है, लाल और काली वाली 2। लेकिन तीसरी कौन सी होती है? तीसरी होती है भूसंपर्क तार। भूसंपर्क तार, भूसंपर्क तार। और ये कैसे रंग पर आवरण होगा? इस पर होगा हरे रंग का विद्युत आवरण। इसका कोई धनात्मक ऋणात्मक नहीं होती, ठीक है? हरा विद्युत रोधी आवरण, ठीक है? विद्युत रोधी आवरण। हरे वाली तार है, इसका मतलब वो भूसंपर्क वाली तार है। भूमि के जो संपर्क में आएगी उस तार को हम क्या कहेंगे? भूसंपर्क। उदासीन तार ऋणात्मक होगी, आवरण कैसा होगा? काला। विद्युत में तार धनात्मक होगी, आवरण कैसा होगा? लाल रंग का आवरण होगा है। इसके बाद आता है भारत में विद्युत में तार तथा उदासीन तारों के बीच की वोल्टता का विभवांतर कितना होता है? तो हमें पता है कि घरों में बहने वाली तारों के लिए विभवांतर का कितना होता है? 220 वोल्ट का होता है। वैसे नीचे एक लाइन लिखवा देता हूँ, 3 लगा के, या 2 नंबर आप लिख सकते हैं, ठीक है? 1 नंबर में मैंने घरेलू परिपथ में क्या बताया कि हमारे तारों का उपयोग होने वाली कितनी होती है? 3 होती है। और तीनों में बता दी मैंने, एक भूसंपर्क बता दी है, एक विद्युत में बता दी थी और एक उदासीन बता दी, ठीक है? तो भारत में 2 में लिख देता हूं। भारत में विद्युत में तार तथा उदासीन भारत में विद्युत में तार तथा उदासीन तार के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। विभवांतर होता है। हमारे इंडिया के अंदर पूछे कि जो लाल रंग और ब्लैक रंग की जो तार होती है उसके बीच विभवांतर V का मान कितना होता है आप बता दोगे? और घरों में बहने वाली तार में विभवांतर कितना होता है? 220। 1 नंबर का आ सकता है खाली जगह में कि घरों में बहने वाली तार में विभवांतर का मान कितना होता है? तो आपको बताना 220। अगर आप पूछे कि घरों में बहने वाली परिपथ तार कितने प्रकार की होती है आप बता सकते हो? 3 प्रकार के। तीनों के मैंने नाम बता दिए, आपको याद रखना होगा, ठीक है? इसे जैसे मैंने एक विधि से आपको मैं समझा देता हूँ, ठीक है? 3 नंबर लिखना। जैसे मैंने खंबा लिया, आपने क्या लिया? खंबा लाइट देना है। ये किसकी आपूर्ति करेगा? मुख्य आपूर्ति होगी। मुख्य मतलब मेन तार से ये जुड़ा होगा, आपूर्ति करना है। और इसके बाद में लिख देंगे फ्यूज लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे? फ्यूज।
फ्यूज, और फ्यूज लगाने के बाद में क्या लगेगा, विद्युत मापी लगा लेंगे, विद्युत मापी। और विद्युत मापी का मतलब ये विद्युत मापी मीटर होता है ना हमारे घर में लगा हुआ आपको देखा। और इसके बाद में हम क्या लगा लेते हैं, वितरण बक्स, वितरण बक्स। और वितरण बक्स के बाद में हमारे पास क्या लग जाएगा, पृथक का परिपथ, पृथक का परिपथ। जैसे हमने एक खंभा लिया, ये मेन खंभा होता है, और इससे हमारी घरों में जो मुख्य आपूर्ति खंभे के द्वारा होगी, और खंभा डायरेक्ट तार हमारे फ्यूज से लग जाएगा, ऊपर फ्यूज लगा, फ्यूज से तार कहाँ लगेगा, हमारे विद्युत के मीटर में जाएगा। और विद्युत के मीटर से हमारे पास में क्या है, वितरण बक्स, मतलब उसके अंदर काउंटिंग होती है कितने मीटर चला हुआ। उसके बाद में हम उस विद्युत को क्या कर लेते हैं, अलग अलग पृथक कर लेते हैं। ठीक है, ये डायग्राम आप बना लेंगे। और अब हमारे पास में लास्ट टॉपिक आता है भू संपर्क तार। किसे कहते हैं, इस पार्ट का लगभग एंडिंग ही होगा, लगभग एंडिंग ही है। ठीक है, भू संपर्क तार। इसके नीचे डायग्राम आप बना सकते हो घरेलू परिपथ का। ठीक है, आराम से बना लेना, अच्छा डायग्राम है। और बनाना आपको भू संपर्क तार। भू संपर्क का मतलब जो भूमि के संपर्क में तार चलेगा उसे हम कौन सा तार कहेंगे, भू संपर्क तार कहेंगे। लेकिन इसके ऊपर एक आवरण चढ़ा होगा जो हमें करंट आने से बचाता। मैं आपको लिखवा देता, यदि सादित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धात्विक आवरण से विद्युत धारा का सरण होता है, विद्युत धारा का सरण, विद्युत धारा का सरण होता है। तो यह हमें विद्युत अज्ञाता से बदलना है, तो ये हमें विद्युत अज्ञाताओं से बचाता, विद्युत अज्ञाताओं से बचाता है। ये धारा के सरण के समय, ये धारा के सरण के समय, ये धारा के सरण के समय, ये धारा के सरण के समय अलग प्रतिरोध पथ प्रदान होता है। समय अलग प्रतिरोध पथ प्रदान करता है। हाँ, भू संपर्क तार क्या है, तो मैंने बताया भूमि के संपर्क में आने वाला तार को भू संपर्क तार कहते हैं। यदि सादित्र के धात्विक आवरण से विद्युत धारा का सरण होता है, हम धात्विक आवरण है उसमें से विद्युत का क्या हो रहा है, सरण होता है, तो ये हमें विद्युत आगता से विद्युत जो हमारे लगने वाली घातक होती है उससे बचाता है। ये धारा के सरण के समय अलग प्रतिरोध प्रदान करता है, और जब धारा उसमें तार में बहेगी तो उसका प्रतिरोध वो क्या कर देता है, वो अलग कर देता है। अब है लघु पतन, लघु पतन। भू संपर्क के बाद हमारा टर्म लगा लघु पतन, लघु पतन, लघु पतन, लघु पतन। यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं लघु पतन को क्या देख सकते हो, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट। यहाँ लघु पतन किसे कहते हैं, तो जब अकस्मात, जब अकस्मात मतलब अचानक, अकस्मात, जब अकस्मात विद्युत में अकस्मात विद्युत में तार उदासीन तार दोनों सीधे संपर्क में आते हैं, सीधे उदासीन तार सीधे संपर्क में आते हैं, सीधे संपर्क में आते हैं, तो सीधे संपर्क में आते हैं तो परिपथ में प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे परिपथ में
परिपथ में प्रतिरोध क्या हो जाता है, कम हो जाता है, कम हो जाता है। परिपथ में प्रतिरोध क्या देगा, कम, और अति भारण हो सकता है। और क्या होता है, अति भारण हो सकता, अति भारण हो सकता है। और अब मैं आपको अति भारण बता दूंगा। अति भारण क्या है, आपको पता है यार, शॉर्ट मतलब जो अक्सर मतलब अचानक से विद्युत धारा और उदासीन तार से क्या आ जाते हैं, दोनों एक साथ में संपर्क, मतलब हमारे पास में जो ब्लैक वाला रेड वाला तार एकदम कभी कभी एक साथ में ऐसे जुड़ जाते हैं, मतलब संपर्क में आ जाते हैं। तो परिपथ में प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और अति भारण होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अति भारण क्या है, जब विद्युत धारा की क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा खींच लेता है। जब विद्युत धारा की क्षमता तो कम है और इससे ज्यादा कोई विद्युत धारा खींच लेता है तो क्या हो जाएगा, अति भारण कहलाता पैदा होगा, अति भारण पैदा होता है। मैं आपको अति भारण, अति भारण, अति भारण जब विद्युत तार, जब विद्युत तार की क्षमता से ज्यादा विद्युत क्षमता से ज्यादा विद्युत धारा से विद्युत धारा जाती है तो ये अति भारण कहलाता है। तो अति भारण अति धारण पैदा होता, आपके अति भारण कहलाता है, अति धारण पैदा होता। अति भारण में जब विद्युत धारा की क्षमता तो कम है, उससे ज्यादा हमें विद्युत धारा खींची, आगे वाला यंत्र खींच रहा है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा, अति भारण हो जाएगा, या अति भारण पैदा होता है। और इसके कारण क्या होते हैं, मैं इसके कारण लिखवा देता हूँ कि अति भारण के क्या क्या कारण होते हैं। अति भारण के कारण मैं आपको बता देता हूँ। अति भारण के कारण क्या लगाया ना, कारण आपूर्ति वोल्टा में दुर्घटना होने वाली बढ़ती, एक नंबर लिख लीजिए आप, आपूर्ति वोल्टता में दुर्घटना होने वाली बढ़ती, बढ़ती मतलब हमारे पास जो आपूर्ति हो रही है वोल्टा में दुर्घटना होने वाली मतलब बढ़ती हो जाए ये। और 2 नंबर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, एक ही सर्किट में बहुत, एक ही सर्किट में बहुत विद्युत साधित्रों को संयोजित करना, विद्युत साधित्रों को संयोजन करना मतलब एक ही बार सर्किट को एक ही जगह और वहां पर हम बहुत सारे विद्युत को एक साथ में जोड़ेंगे तो भी अति भारण हो सकता है। और इसकी सुरक्षा क्या है, सुरक्षा अगर इसको कैसे बनाना, सुरक्षा युक्तियां, अति भारण के में सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, अति भारण कैसे हो सकता है, तो वोल्टा ऊपर की दुर्घटना में बढ़ती होने से हो सकता है। और अगर हम एक साथ में बहुत सारे साधित्रों को एक साथ में संयोजित कर लेंगे तो भी हमारा अति भारण हो सकता है। और इसकी सुरक्षा या युक्तियां, तो विद्युत फ्यूज का उपयोग करना, एक नंबर क्या लिखोगे, विद्युत फ्यूज। और 2 नंबर में आप क्या लिख लोगे, भूसंपर्क तार का उपयोग करके अति भारण रोक सकते हैं। और मिनी असर सर्किट, 3 नंबर आप कौन सा लगाओगे, मिनी असर सर्किट या ब्रेकर, जिसे MCB कहते हैं। अति भारण कौन से कारण से हो सकता है, 2 कारणों से लिखवा दिया है। सुरक्षा कैसे करेंगे, तो विद्युत फ्यूज का या भूसंपर्क तार का या मिनी MCB का उपयोग करके हम अति भारण कर सकते हैं। पाठ अच्छा है, अच्छी प्रकार से याद पूरा का पूरा आपको होना चाहिए। और जो नोट्स लिखवाए हो आपकी अपनी नोटबुक में लिख लेना है, आराम से लिख लोगे और इसके मोस्ट क्वेश्चन और कभी हम करवा देंगे। पाठ होता है कंप्लीट।